आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार वंदना शुक्ल का लिखा हुआ एक लघु उपन्यास काफिला साथ और सफ़र तन्हा, धारावाहिक रूप से। प्रस्तुत है प्रथम भाग। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। स्मृतियाँ धरती का शिलालेख हैं। नए भोपाल का दिल कहे जाने वाले न्यू मार्केट इलाके में स्थित ये पुराना मटमैला सा कॉफ़ी हाउस तब भोपाल वासियों का बेहद पसंदीदा और दिलकश ठिकाना हुआ करता था, विशेष तौर पर बुद्धिजीवियों व पत्रकारों का। जब चाहो जाओ, जब तक चाहो बैठो, खाओ पियो या एक कप चाय या कॉफ़ी पीकर 4 घंटे गपिया लो। कॉलेजिया छात्र छात्राओं या कला प्रेमियों की गप्पों और हंसी मजाक के एक से एक फव्वारे जहाँ तहाँ फूटते रहते। साहित्यिक सांस्कृतिक सूचनाओं के आदान प्रदान का यही सबसे मुफीद अड्डा। यहाँ की रौनक दिल फेंकों से दिल जलों तक तमाम थकानों को सोखती, वीक एंड की मौज मस्तियों को हरा भरा रखती, बुज़ुर्गों को उनके जवान होने का यकीन दिलाती, तो अधेड़ व जवान लोगों के सपनों में रंग भरती। यहाँ खिंचे आने वालों के लिए कॉफ़ी हाउस अमूमन रिलैक्स करने, समय बिताने, प्रेम वार्तालाप के लिए एक महफूज सा कोना तलाशने, लेखक संघों की छोटी मोटी बैठकें व नए नाटकों की रूपरेखा या रीडिंग करने, प्रदेश की राजनीतिक हलचल का जायज़ा लेने, मार्केट से खरीदारी करते बीच में भूख को मिटाने आदि का सबसे मनपसंद ठौर था। सुबह से यहाँ रौनकें बहने और खुशबुएं मंडराने लगती थीं। इमारत का ऊपरी हिस्सा शौकिया व कभी कभार कॉफ़ी हाउस में आने लजीज साउथ इंडियन डिशेस के शौकीन परिवारों या शांति पसंद ग्राहकों का होता था, जिनकी एंट्रेंस अर्थात प्रवेश की सीढ़ियाँ भी पिछवाड़े से ही थीं। इन बड़े कमरों की खिड़कियों से चमचमाते न्यू मार्केट का सुंदर नज़ारा दिखता। परिवार या मित्र के साथ लंबी चोटी, बेल बॉटम या स्लैक्स और पौन बाहों की कुर्ती पहने, आंखों में काजल की धार, शर्मीली सकुचाई सी घूमती फिरती बालाएं, लक दक शोरूम, खरीद फरोख्त करते परिवार, चौड़ी कोलतार की शानदार सड़क पर शान से भागते दौड़ते वाहन। कॉफ़ी हाउस के ज़मीनी तल अर्थात ग्राउंड फ्लोर पर बना वो चौकोर बड़ा हॉल, जो मुख्य द्वार से ही खुलता था, रोज़ाना आने जाने वालों के लिए स्व आवंटित हो चुका था। इसमें ऊपरी मंजिल की तरह विशाल खिड़कियां और जीवंत दृश्य होते थे, लेकिन इनकी खिड़कियां अक्सर पर्दानशी रहती। दोपहर की धूपीली चमक को ये अंदर फटकने नहीं देती, पर सवेरे शाम अलबत्ता शहर की बाहर की रौनकें इनमें से झांका करती। इन विशाल खुली खिड़कियों पर पर्दे के बाहर दिन भर कबूतर गुटरगू करते मटर गश्ती करते। कॉफ़ी हाउस के ऊपरी माले की दुनिया नीचे से कुछ अलहदा थी, जो अपने में मस्त रहती। इनके सरोकार नीचे बैठने वालों से अलग थे। ये इस सदी का वो दौर था जब लोग नमक वाला दंतमंजन या कद बढ़ाने वाले पेय पदार्थों जैसे शुद्ध व्यावसायिक झांसों से दूर थे। कुछ अत्याधुनिक तकनीक व संचार माध्यमों की आगत की धमक अलबत्ता महानगरों में सुनाई देने लगी थी। इसे पारंपरिकता और आधुनिकता का संधिकाल कह सकते हैं। दरअसल तब भूमंडलीकरण का शोर नहीं था, ना ही औद्योगिक क्रांति इस तरह गाजे बाजे के साथ देश दुनिया में नमूदार हुई थी। जाहिर है कि विकास के प्रबल दावेदार टीवी, कंप्यूटर जैसे संचार माध्यम और मोबाइल का भी अस्तित्व नहीं था। ये चिट्ठियों, परिचितों से मेल मिलाप, बाज़ारों में चाट पकौड़ों के ठेलों पर लगी भीड़, छात्र छात्राओं का कॉलेज से भागकर फिल्में देखने और सड़कों पर साइकिल सवारों के बहुसंख्या में दिखाई देने का दौर था। भोपाल के दूर दराज इलाकों से बुद्धिजीवी इस कॉफ़ी हाउस में आते, यहाँ के पारिवारिक, आत्मीय, बौद्धिक वातावरण में रम जाते। यहाँ का एक अपना अलग नशा होता था। दूर के लोग मिनी बसों में बैठकर यहाँ तक आते थे। कारें तब अमीरी की निशानी हुआ करती थीं। कॉफ़ी हाउस के ग्राउंड फ्लोर के इस बड़े कमरे में सभी बैठने वालों का समय, परिचय और उद्देश्य लगभग तय थे। अब कहानी आगे बढ़ती है। कालखंड 70 के दशक से आज तक क्रमशः। पहला कालखंड 70 से 80 दशक का।
कॉफ़ी हाउस के कुछ दैनिक ग्राहक पहले बैठकीय पंडित वशेश्वर नाथ। सन 1970-1980 गांधीवाद होने की सज़ा। बुजुर्ग, हद दर्जे के ईमानदार, समर्पित गांधीवादी कार्यकर्ता, सच्चाई व नैतिकता, परम धर्म के प्रबल प्रचारक, लंबा इकहरा शरीर, इने गिने मगर तेल लगे करीने से कढ़े छोटे बाल, बिना इस्त्री किया हुआ धुला हुआ खद्दर का पाजामा कुर्ता, पैरों में चमड़े की चप्पलें, मुड़ी हुई दाढ़ी, थोड़े झुके कंधे पर टंगा एक खद्दर का बस्ता जिसमें दैनिक उपयोग की जरूरी सामान के साथ उनका अतीत भरा रहता। कड़क जवानी से लेकर अधेड़ावस्था तक की तमाम श्वेत शाम तस्वीरें एक प्लास्टिक की पीली पन्नी में लिपटी उनके झोले में गांधी दर्शन किताब के कुरकुरे जर्जर पन्नों के बीच दुबकी रहती। तस्वीरों में वे जुलूस में नारे लगाते हुए आसमान की ओर तनी मुट्ठियाँ सभाओं में भाषण देते, धरने आंदोलन करते, पुलिस की लाठियों से पिटते, तत्कालीन नामी नेताओं के साथ खड़े दिखते जो वो सबको दिखाना चाहते। चीख चीख कर कहना चाहते कि देखो, मैंने पार्टी के पीछे शादी ब्याह नहीं किया ताकि पार्टी की गतिविधियों में अवरोध ना पहुँचे। लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता उन्हें। अब वो आउटडेटेड थे, चुक चुके थे। उनके अंदर भरे को कोई नहीं देखता, न देखना चाहता था। पोर पोर से झड़ती मुफलिसी व उम्रदराजी की बेबस लकीरें उनके पराजय व दरिद्र होने की चुगली बेशर्मी से खाती रहती। उम्र और उम्मीद दोनों ने उन्हें धोखा दे दिया, बर्बाद कर दिया। ये वो जानते भी थे और समझते भी। उन्हें हिकारत से भरी अपनी ओर देखती हर नज़र उनकी इस कुंठा को और पुष्ट कर देती। लेकिन गांधी दर्शन और चिंतन को उनसे कोई छीन नहीं सकता। ये दगाबाज उम्र भी नहीं। जब तक जिंदा हैं वे इनका प्रचार प्रसार करते रहेंगे। कॉफ़ी हाउस के ठीक आगे की पट्टियों वाले कॉमन बरामदे में वो दीवार के सहारे अखबार और पुरानी पत्रिकाओं को ठेले पर लेकर बेचते। गीता प्रेस गोरखपुर की ज्ञानवर्धक पुस्तकों से लेकर तत्कालीन पत्र पत्रिकाएँ, ईसप कथाएँ, गांधीवादी साहित्य, ऐतिहासिक लोक कथाएँ, घरेलू नुस्खे, बेताल पचीसी, अमर चित्रकथा, नंदन, चंपक आदि की नई पुरानी प्रतियाँ व इंडिया टुडे से लेकर फिल्मी कलियाँ, मनोहर कहानियाँ, सारिका, दिनमान, माधुरी, धर्मयुग, हिंदुस्तान तक उनके ठेले पर बिखरी रहती। फिलहाल यही उनका जीविकोपार्जन था। ठेले पर किताबों और महापुरुषों के पोस्टरों के ढेर के पीछे वाली भदरंगी सी दीवार पर गांधी जी का फोटो एक कील पर टंगा हवा में झूलता रहता, जिसे वो दुकान खोलते ही टांग देते और दुकान बढ़ाते वक्त खूब आदर से उतार कर उसे माथे से लगाकर वापस अपने झोले में रख लेते। उन्होंने अच्छी लिखावट में एक गत्ते पर लिखकर टांग रखा था, महोदय, आपके पास यदि कोई अच्छी किताब या पत्रिका है जो आप पढ़ चुके हैं, कृपया यहाँ दान देने का कष्ट करें। याद रखिए, आपका ये एक छोटा सा प्रयास समाज व देश को उत्कृष्ट परिणाम दे सकता है। धन्यवाद। निवेदक वशेश्वर नाथ। कुछ भले लोग उन्हें किताबें लाकर देते भी, जिनमें से ज़्यादातर कॉफ़ी हाउस में बैठने वाले लोग होते और जिनके लिए वो कृतज्ञता प्रकट करना न भूलते। करीब 5 बरस पहले अपनी दुकान पीछे न्यू मार्केट की सब्जी मंडी में कोने में लगाकर बैठते थे, लेकिन एक दिन वहाँ से उन्हें भगा दिया गया तो यहाँ कॉफ़ी हाउस के सामने बैठने लगे। एक पुलिस के ठुल्ले ने यहाँ भी परेशान करना शुरू किया, जो हफ्ता चाहता था, लेकिन कॉफ़ी हाउस में आने जाने वाले पढ़े लिखे बुद्धिजीवी ग्राहकों ने उसे हड़का दिया। विशेष तौर पर कामरेड देश अनुरागी जी जब्बार साहब और पत्रकार BK बाबू ने। अब वही लोग इनकी पत्र पत्रिकाओं के ग्राहक भी थे, बल्कि अपनी पढ़ी हुई पुरानी पत्रिकाएं मुफ्त में इन्हें दे देते और वशेश्वर बाबू उन्हीं आधी पौनी कीमत में उन्हें बेच देते। खाली समय में वशेश्वर बाबू किताबें पढ़ते रहते। उन्हें बला की नॉलेज थी, जिस विषय पर चाहो बात कर लो। उनकी इस योग्यता को कॉफ़ी हाउस में बैठने वाले रोज़ के बैठकीय भली प्रकार समझते थे, इसीलिए तो उनका आदर भी करते थे। यहाँ से गुजरता कोई राहगीर गाहे बगाहे ठेले से पत्रिका या किसी किताब को यूं ही उलटने पुलटने लगता तो वो खड़े हो जाते और खूब प्रेम से कहते, सिर्फ आधी कीमत में। आप कहेंगे तो दाम और कम कर दूंगा। मैं कमाने के लिए नहीं बेचता साहब,
मैं चाहता हूँ लोग इन ज्ञानवर्धक किताबों को पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, ताकि उनमें अच्छे संस्कार रोपे जा सकें। ये देखिए, ये स्वामी विवेकानंद की किताब है। इसमें वो स्पीच है उनकी जो उन्होंने अमेरिका में दी थी। कभी कभी ग्राहक की शक्ल सूरत देखकर अंग्रेजी में भी बोलने लगते। सर, डिड यू रीड दिस एक्सीलेंट बुक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, रिटन बाय द ग्रेट पर्सनैलिटी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू. He wrote these letters for his daughter, Mrs. Indira Gandhi. This book is full of Indian history, sir. जब दोपहर में बाजार की सरगर्मियां मंदी होने लगतीं, तब वो किताबों पर एक प्लास्टिक कवर डालकर और दुकान को उस नर कंकाल रूप भिखारी के भरोसे छोड़, जो पुलिस वालों से छिपा सा वहीं खंबे के सहारे अपना बोरिया बिस्तर लेकर मौन बैठा रहता था, कॉफ़ी हाउस में चले आते। भिखारी के बारे में तरह तरह की किंवदंतियाँ प्रचलित थीं, जैसे ये एक जीनियस और बड़े पद पर था और किसी घटना ने उसे इस स्थिति में पहुंचा दिया है। कुछ लोग कहते इसकी बीवी किसी के साथ भाग गई, तब से उसके बिछुओं में ही ऐसा हो गया है। कुछ लोग उसे दया की दृष्टि से देखते और कुछ रहस्यात्मक दृष्टि से। भिखारी निर्भाव रहता, किसी तपस्वी सा। भिखारी के आगे एक प्लास्टिक का कटोरा रखा रहता, जिसमें कोई भला आदमी आते जाते एक दो सिक्के डाल जाता। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता गोया विपत्तियों व दुर्भाग्य ने उसकी बोलती बंद कर दी है। हालांकि वो गूंगा नहीं था। वशेश्वर बाबू और भिखारी के बीच एक अजीब सा रिश्ता था। वो रोज़ 4 रोटियां उसके लिए भी बना कर लाते, जिनमें से वो भिखारी 2 सुबह और 2 शाम को खा लेता। रात में वहीं कथरी बिछाकर सो भी जाता। उसके उदास चेहरे, मैले कुचैले कपड़ों व छितरे बाल और कतरन दाढ़ी से उसकी उम्र का सही अंदाज नहीं लग पाता था। वैसे वो 30-35 वर्ष का नौजवान प्रतीत होता था। वशेश्वर बाबू को न जाने क्यों वो उन दीवानों में से एक लगता था जो इतिहास को पैरों से रौंदने का अदम्य साहस रखते हैं और मंशा भी, लेकिन भविष्य से उन्हें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। वशेश्वर नाथ कॉफ़ी हाउस में एक कप चाय या कॉफ़ी पीते हुए वहाँ की चर्चाएं गप्पे सुना करते। जब कभी गांधी या कांग्रेस की बात चलती तो उनकी बाछें खिल जाती। वो सबको बताते कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह हिस्सेदारी की जब वो सिर्फ 14 बरस के थे। उनके पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सच्चे धरती पुत्र। उनके घर होशंगाबाद में एक बार गांधी जी ठहरे थे, वो गर्व से बताते थे। उनके कुर्ते की जेब में वो तस्वीर भी रहती जिनमें वो इंदिरा जी की एक चुनावी रैली में शामिल होने दिल्ली गए थे। उनके साथ परछाई से लगे रहे थे। उन्हें वो साक्षात दुर्गा माता मानते हैं। एक बार कॉफ़ी हाउस की बहस में जब किसी ने गांधी जी को देश का बंटवारा करने वाला और नेहरू जी को चरित्रहीन तथा इंदिरा गांधी को हत्यारी कह दिया, तो उन्होंने एक पूरा दिन खाना नहीं खाया। पूरे दिन दुकान पर उदास बैठे, कांग्रेसी रैलियों जुलूस में सबसे आगे झंडा लिए नारेबाजी करते अपनी तस्वीरें देखते रहे। देश का भाग्य निर्माता गांधी किताब उलटते पुलटते रहे, सोचते कैसा देश है ये। दुष्चरित्रता के चरम तक डूबे हुए पौराणिक ऋषि मुनि जिन्होंने अपने पत्नियों को धोखे दिए, षड्यंत्र किए, यातनाएं दी, वो जो महाभारत जैसे महायुद्ध के कारक रहे, उन्हें ये लोग देवता कहकर पूजते हैं। वहीं गांधी जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब भारतवासियों के लिए होम कर दिया और उन्हीं के लिए शहीद भी हो गए, उन्हें बदनाम करते हैं। लेकिन कॉफ़ी हाउस उनकी ज़िंदगी में सांसों की तरह धड़कता था। न जाने क्या नाता था उनका इस कॉफ़ी हाउस से। कौन सी नाल गड़ी थी यहाँ कि आए बिना चैन भी नहीं पड़ता था। ये पूरा इलाका उन्हें बहुत अपना सा लगता। वैसे यहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर पर ढलान पर बनी वो बस्ती जो अब बाण गंगा कहाती है, वहीं पर 2 कमरों का एक छोटा सा मकान था उनका, जिस पर एस्बेस्टस की छत पड़ी थी। घर से कॉफ़ी हाउस तक रोज़ साइकिल से आते जाते। शाम जब गहराने लगती, दुकान को एक बड़े लकड़ी के तख्ते अर्थात बक्से में रखकर उस पर लोहे की जंजीर वाला ताला लगा देते। उसी तख्ते पर कभी कभी भिखारी कोहनी पर सर रखकर सो जाता। किताबों की हिफाजत भी हो जाती और ज़मीन पर रेंगते कीड़े मकोड़ों से निजात भी मिल जाती। भिखारी खामोश रहता था। उसकी खामोशी कभी कभी डरावनी लगती थी। वो वशेश्वर बाबू का आदर और यथासंभव सहयोग करता था।
ये संदेश देते हुए कि संवेदनाओं के लिए शब्द जरूरी नहीं। देश मौसम की तपन से जूझ रहा था कि तभी खबर आई कि देश में आपातकाल लगा दिया गया। वशेश्वर बाबू ने हालांकि रेडियो पर यह खबर सुनी थी कि कांग्रेस की इस अभूतपूर्व जीत में इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने तथा तय सीमा से अधिक खर्च करने, लोभ देने व बहकावे जैसे गलत तरीकों का इस्तेमाल का दोषी पाया गया है। लेकिन उन्होंने इंदिरा जी की वो सफाई भी सुनी जब रेडियो पर देश के नाम संदेश देते हुए इंदिरा जी ने कहा, जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फ़ायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं, तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। उस वक्त वशेश्वर नाथ को न सिर्फ इंदिरा जी की बात सही लगी थी, बल्कि उन्हें उनसे पूरी सहानुभूति भी थी कि ये विरोधियों की साजिश के तहत बिल्कुल अलग थलग पड़ गई हैं। मन के किसी कोने में इसकी वजह उनके स्त्री यानी अबला होने की भी कौंधी थी। आपातकाल उनके जीवन में पहला अवसर था और अनुभव भी। भोपाल शहर जो देश का ही एक हिस्सा था में अजब सा घुटन भरा माहौल था। संदेहास्पद लोगों की धरपकड़ चल रही थी। पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई थी। कोई गुट बनाकर बातें नहीं कर सकता था। सबके मुंह पर ताले लगा दिए गए थे। लोगों में एक रोष और पीड़ा थी। हालांकि कॉफ़ी हाउस खुला था, लेकिन उसकी धड़कनें रोज़ जैसी सामान्य नहीं थीं। बीके बाबू जो वरिष्ठ पत्रकार थे, वह देश अनुरागी ज़्यादा भड़के हुए थे। उस रोज़ कॉफ़ी हाउस में प्रवेश करते ही वशेश्वर नाथ पर व्यंग बाणों व रोष की बारिश होने लगी। क्यों बाबू, तुम्हारी इंदिरा गांधी ने तो सबके मुंह सिल दिए, बीके बाबू ने तंज किया। वशेश्वर नाथ इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थे। कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, बीके बाबू, इंदिरा जी कुशल नेता हैं। उन्होंने सोच समझ कर ही निर्णय लिया होगा, और जब स्थितियां लोकतंत्र बूते की नहीं रह जाती तब ऐसा करना जरूरी हो जाता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी लोकतंत्र की रीढ़ है, लेकिन जब ये निरंकुश हो जाए तब इस अनियंत्रित अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाना जरूरी हो जाता है। अच्छा, यानी जो सच कहे या विरोध करे उसे बांध दो। आप गलत समझ रहे हैं मित्र, वशेश्वर बाबू ने शांत स्वर में कहा। मेरा मानना है कि कुछ नियंत्रण आवश्यक होते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो दुनिया में कचहरी और जेल का नामो निशान नहीं होता। अब आप ही देखिए, गरीबों को कम कीमत में राशन से अनाज घासलेट मिल रहा है। गुंडे बदमाश डरने लगे हैं। सरकारी लोग डरकर ही सही समय पर ऑफिस आने जाने और अपना काम मुस्तैदी से करने लगे हैं, वरना देश में कितनी तो अराजकता हो गई थी। अच्छा, एक तरफ तो आप अहिंसावादी गांधी जी का चित्र लगाए हैं, पूछते हैं उन्हें, और दूसरी तरफ उसी पार्टी के प्रधानमंत्री के हिटलरी फरमान की तरफदारी कर रहे हैं। जब्बार साहब अचानक बीच में बोल उठे। माहौल काफ़ी गर्म था, सो वशेश्वर बाबू चुप हो गए। लेकिन शनै शनै स्थितियां बेकाबू होने लगीं। आपातकाल लागू होते ही आंतरिक सुरक्षा कानून अर्थात मीसा के तहत विरोधियों की धरपकड़ शुरू हो गई। नेताओं और बुद्धिजीवियों की गिरफ्तारियां होने लगीं, जिसमें जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई जैसे दिग्गज नेता भी शामिल थे। अलावा इसके पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, कलाकारों की धरपकड़ का सिलसिला तेज़ हो गया था। यहाँ तक कहा गया कि किसी निर्दोष को गोली भी मार दी जाए तो भी अपील नहीं हो सकती, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत जीने के अधिकार भी खत्म हो चुके हैं। जनसंख्या नियंत्रण का हवाला देते हुए नसबंदियों का दौर शुरू हो गया। नसबंदी के लिए लोगों को तैयार करने वाले व्यक्तियों को कुछ लाभ दिए जाते थे, अतः गरीबों को बहला फुसलाकर यहाँ तक कि अविवाहितों की नसबंदी के भी सैकड़ों प्रकरण सामने आए। अब वशेश्वर नाथ को इंदिरा जी पर क्रोध आ रहा था। क्या ज़रूरत थी इमरजेंसी लगाने की? क्या इसके बिना स्थितियां काबू में नहीं की जा सकती थीं? कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास की प्रतिष्ठा दूध में मिला दी। उस दिन से उनका मन किताबें बेचने से उचटने लगा। तभी एक घटना और घटी। उसी समय कला परिषद के प्रांगण में शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम था। हालांकि उसके लिए अधिकारियों को अनुमति तो मिल गई थी, लेकिन वो सारा इलाका चाक चौबंद था। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात। वशेश्वर नाथ को शास्त्रीय संगीत सुनने का शौक़ था। वैसे भी उन दिनों शहर का माहौल घुटन भरा था। शास्त्रीय संगीत सीधा आत्मा को छूता है। कुछ तो राहत मिलेगी।
सो वो दुकान जल्दी बढ़ा कला परिषद पहुंच गए। वहां गेट पर सादा पोशाक में तैनात पुलिस अधिकारियों ने उनके झोले जेबों की पड़ताल की और उनका हुलिया देखकर ऐसी नज़रों से घूरा मानो कह रहे हों, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था, यहाँ कैसे। कार्यक्रम बढ़िया था। परवीन सुल्ताना का गायन और बुद्धादित्य मुखर्जी का सितार वादन। कार्यक्रम खत्म हो चुका था और आयोजक श्रोताओं का धन्यवाद कर रहे थे। वहीं चाक चौबंद पुलिस राहत की सांस ले रही थी। वशेश्वर नाथ को कार्यक्रम समाप्ति के बाद एहसास हुआ कि वो तरोताज़ा हो गए हैं, पिछला सब भूल गए हैं। ऐन उसी वक्त उन्हें महसूस हुआ कि जीवन में यदि भूलना नहीं होता तो वहीं गड़बड़ हो जाती। वो ये सब सोच ही रहे थे कि जैसे एक जलजला सा आ गया। इंकलाब जिंदाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये लोकतंत्र की हत्या है, भारत को इन जंजीरों से मुक्त करो। एक शख्स मंच के माइक पर बेतहाशा चीख रहा था। उसकी मुट्ठियां हवा में तनी हुई थीं और आंखों से जैसे चिंगारियां फूट रही थीं। उसके साथ आया दूसरा युवक गा रहा था, निसार में तेरी गलियों पे ए वतन कि जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। श्रोतागण जो जाने की तैयारी में थे घबराए से देख रहे थे। माइक पर चीखता शख्स अधेड़ और दुबला पतला था। वैशेश्वर बाबू ने गौर किया, इसे उन्होंने कहाँ देखा है। अरे ये तो अपने बीके बाबू हैं, कॉफ़ी हाउस वाले। आश्चर्य और भय से वशेश्वर नाथ की आंखें फैल गईं। जब तक वो सोच या कर पाते पुलिस बीके बाबू और उनके साथी को घसीटती पीटती हुई ले जा रही थी। कुछ देर वशेश्वर नाथ सन्न से बैठे रहे। आज से ज़्यादा विवश खुद को उन्होंने कभी महसूस नहीं किया। कार्यक्रम का माहौल दूषित हो गया था और कार्यक्रम स्थल अचानक किसी छावनी में तब्दील हो गया। वो अभी धीरे धीरे उठ ही रहे थे कि पीछे से एक धक्का आ पड़ा। उन्होंने घबराकर मुड़कर देखा, वो पुलिस वाला था। चल यहाँ से, नहीं तो अभी साले को बंद कर दूंगा। पुलिस वाला बुरी तरह खींचा हुआ था। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि जैसे पैरों में किसी ने मोटी जंजीरें बांध दी हों, उठ ही नहीं रहे थे। अगले दिन अखबार में हेडलाइन थी, कल कला परिषद के शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रंग में भंग। शहर के एक वरिष्ठ पत्रकार बालकृष्ण शर्मा की गुंडागर्दी, गिरफ्तार। उसमें बीके बाबू को पुलिस द्वारा घसीटते हुए ले जाने की तस्वीर भी थी। वशेश्वर नाथ बीके बाबू की तस्वीर पर उंगली फिराने लगे, जैसे कह रहे हों, तुम सच कहते थे मित्र, तुमने मेरी बहुत मदद की, लेकिन मैं विवश हूँ। उस दिन उनका घर में मन नहीं लग रहा था, सो जल्दी किताबों के ठेले पर आ गए। कॉफ़ी हाउस में अभी किशोर बाबू सहित 2-3 लोग ही आए थे। उस दिन वशेश्वर बाबू कॉफ़ी हाउस के अंदर नहीं जाकर वहीं ठेले को खोलकर कुर्सी पर बैठ गए। भिखारी उनके कार्यकलाप देख रहा था। लो अखबार पढ़ो, देखो कैसे जल रहा है अपना हिंदुस्तान। वशेश्वर नाथ ने भिखारी को उस दिन का अखबार देते हुए कहा। उसमें शहर भर की धरपकड़ और क्रूरताओं के चित्र थे, जिसमें बीके बाबू को घसीटते हुए ले जाने का चित्र भी था। भिखारी ने बीके बाबू को पहचान लिया और आंखें फाड़कर वशेश्वर नाथ की तरफ देखने लगा। हाँ, सही पहचाने, अपने बीके बाबू ही हैं। इन्हें कल मेरे सामने ही पुलिस वाले पकड़कर घसीटते हुए ले गए थे। भिखारी के चेहरे पर क्रोध और पीड़ा के मिश्रित भाव आए। अच्छा तुम बताओ, इन लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? भिखारी से पूछते हुए वशेश्वर नाथ के चेहरे पर प्रायश्चित की गहरी लकीरें थीं। भिखारी कुछ देर ज़मीन की ओर देखता रहा और अचानक उसने अखबार को फाड़ना शुरू कर दिया और तब तक फाड़ता रहा जब तक वो चिंदी चिंदी नहीं हो गया और फिर थक कर वहीं लेट गया। उसकी सांस धौंकने की तरह चल रही थी। जितनी धरपकड़ गिरफ्तारियां चल रही थीं, उतनी ही वारदातें बढ़ रही थीं। पुलिस पर सत्ता का जितना दबाव बढ़ रहा था, पुलिस की हिंसा उतनी ही तेज हो रही थी। पूरा देश असंतोष की आग में जल रहा था। उसी माहौल में उस शाम कॉफ़ी हाउस के ठीक सामने वाली सड़क पर कुछ नौजवान लड़के लड़कियां गुट बनाकर खड़े थे और फिर उन्होंने हाथ पकड़कर गोला बनाया और गाना शुरू कर दिया। बोल की लब आज़ाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्मों ज़ुबां के मौत से पहले, बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले।
एक लड़का तालबद्ध गीत पर जोर जोर से ढोलक बजा रहा था। फिर उन्होंने संवाद बोलने शुरू कर दिए जो व्यवस्था की निंदा थी। कुछ दुकानदार अपनी दुकानों के शटर बंद कर जाने लगे। राहगीर, कॉफ़ी हाउस के ग्राहक, ऑफिस के कर्मचारी वहाँ डरे डरे से खड़े उस नाटक को देखने सुनने लगे। उन सभी अभिनेताओं के माथे और कलाइयों पर काली पट्टी बंधी थी। उनकी आँखों और जुबां में रोष था। बीच बीच में लोग तालियां भी बजा रहे थे। गूंगा भिखारी भी ध्यान से उस तमाशे को देख रहा था और तालियां बजा रहा था। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। वशेश्वर बाबू भी दर्शकों में शामिल थे कि तभी पुलिस की वैन वहां आ गई और उसमें से धड़ धड़ करते हुए पुलिसकर्मी उतर पड़े। कुछ के कंधे पर बंदूकें लटक रही थीं और कुछ ने हाथ में डंडे ले रखे थे। उतरते ही उन्होंने भीड़ को पीटना शुरू कर दिया। भीड़ तितर बितर होकर भागने लगी। अभिनेताओं ने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे और वहीं नारे लगा रहे थे। एक पुलिस के आदमी ने एक ज़ोरदार वार किया जो नाटक की एक लड़की को लगा। सभी अभिनेता उस लड़की को बचाने में जुट गए। गुस्साए पुलिसकर्मी खींच खींच कर उन नाटक कर्मियों को पुलिस वैन में भरने लगे और कुछ देर बाद वहाँ एक चिड़िया भी दिखाई नहीं दे रही थी। हाँ, एक दो कुत्ते सड़क पर खून के धब्बों को जरूर सूंघ रहे थे। शायद वे पुख्ता कर रहे थे कि ये वाकई मनुष्य का खून है या किसी जानवर का। वशेश्वर बाबू ने नाजियों और हिटलर काल की किताबें तो पढ़ी थीं। फांसीवाद का भी उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया था, लेकिन साक्षात अनुभव उन्हें आज हो रहा था। कॉफ़ी हाउस में बाहर से सन्नाटे थे, लेकिन अंदर चर्चाएं गर्म थीं। एहतियात के लिए उसका शटर आधा बंद और रोशनी मध्यम कर दी गई थी ताकि किसी को शक ना हो। उस दिन जल्दी ही वहाँ की रौनकें ख़त्म हो गईं। सब अपने अपने घर चले गए। अब कॉफ़ी हाउस और दुकानों के सामने का वो वरांडा जिसकी रौनकें इस समय अपने यौवन पर होती हैं, सन्नाटों से भरी थी। वशेश्वर बाबू भी आज जल्दी चले गए थे। चाहो तो मेरे साथ घर पर चल सकते हो, आज यहाँ माहौल ठीक नहीं, उन्होंने भिखारी से कहा। लेकिन भिखारी ने उनके आग्रह को अनसुना कर दिया। उस दिन उसने कुछ खाया भी नहीं। जो रोटियां वशेश्वर नाथ उसके लिए बनाकर लाए थे उसने वो भी कुत्तों को डाल दी। वो बहुत उदास और गमगीन सा बैठा घटना स्थल को एक टक घूरे जा रहा था, जहाँ खून के कुछ कतरे अब भी चीख रहे थे। वशेश्वर नाथ ने अपनी साइकिल उठाई और भारी मन से घर को चल दिए। वशेश्वर नाथ पूरी रात करवटें बदलते रहे। किसी यकीन का टूटना किसी अचानक हुई मौत की तरह सदमा देने वाला होता है। आज उन्हें अपना घर परिवार न बसाने और दिन रात पार्टी के कामों में स्वयं को झोंके रखने का प्रायश्चित हो रहा था। दूसरे दिन शरीर बोझिल और मन अनमना था, सो कुछ देर से ठेले पर पहुँचे। दूर से उन्होंने देखा दुकान के आसपास भीड़ लगी हुई है। पास जाकर देखा तो सन्न रह गए। कुछ पुलिस वाले गूंगे भिखारी की रक्त रंजित लाश को घेरे खड़े थे। उसके माथे और कलाई पर काली पट्टी बंधी थी। शायद रात में उन प्रतिरोधकर्ता युवाओं की पिटाई के दौरान ये पट्टियां गिर गई होंगी और इस गूंगे भिखारी ने पहन ली होंगी। लेकिन उसका मुंह खुला हुआ था। उसके माथे की काली पट्टी खिसक कर उसकी आंखों पर आ गई थी और कान से खून की एक पतली धार निकलकर जमीन पर गिरकर सूख गई थी। वशेश्वर नाथ को न जाने क्यों गांधी जी के 3 बंदर याद आए। उसके बाद वशेश्वर नाथ ने किताबों का वो ठेला बंद करने का निश्चय कर लिया। वो सोच रहे थे गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले प्रेमचंद्र का आदर्शवादी यथार्थ से मोहभंग ऐसी ही किसी घटना के बाद हुआ होगा। जब वो अपनी किताबों को एक कबाड़ी को बेच रहे थे, तभी कॉफ़ी हाउस में यदा कदा वाले पत्रकार व प्रकाशक सुखानी साहब ने उन्हें एक प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव था एक अखबार निकालने का। उन्होंने वशेश्वर बाबू से कहा कि उनके पास एक पुरानी ऑफसेट मशीन है जिस पर वो एक ज़माने से अखबार निकाला करते थे। वो चाहते हैं कि पत्रकारिता की नौकरी छोड़ वो वशेश्वर बाबू के दीर्घ अनुभवों व विचारों का लाभ लेते हुए एक अखबार निकालें। विरोध का एक तरीका ये भी हो सकता है। कुछ सोच विचार के बाद वशेश्वर बाबू ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब पुराने भोपाल में मस्जिद के पिछवाड़े उस पिछड़े से इलाके में सुखानी जी ने घर में ही अखबार निकालना शुरू कर दिया। वशेश्वर नाथ को एक कमरा भी दे दिया रहने के लिए और खाने पीने की व्यवस्था भी करवा दी। अखबार जिसमें तत्कालीन सरकार के खिलाफ निंदा और बेहद खरी खरी बातें होती थीं। उस अखबार के प्रकाशक, संपादक,
सामग्री जुटाने वाले, यहाँ तक कि साइकिल पर रखकर बेचने वाले भी वही दोनों थे। इलाके की गलियों, सड़कों, सकरे रहवासों, नाले और छोटी गुमटियों के पीछे से होते हुए वे छिपकर अखबार बेचने जाते और जब लौट कर वापस आते तब अपने जिंदा होने का यकीन पाते। अखबार अच्छा खासा लोकप्रिय हो रहा था। वो जगह बदल बदल कर बेचने जाते ताकि पकड़े न जाएं। पहले उसकी 100 कॉपियाँ निकालीं, जो होते होते 400 तक पहुंच गईं। 1979 में, यानी ठीक 21 महीने बाद, कई जानों और आत्माओं पर अपने धारदार नाखूनों से प्रहार कर आखिरकार आपातकाल समाप्त हो गया और कांग्रेस का 30 साला वर्चस्व भी। वशेश्वर बाबू जैसे कांग्रेस भक्त लोगों के लिए ये पुनः जागरण और पुनर्चिंतन का दौर था। शेष कहानी सुनिए अगले भाग 2 में।